वेलकम बैक अगेन दोस्तों। बी माई फेवरेट एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कवि ने अपने क्रश को देने के लिए एक टॉय गिफ्ट में खरीदा, पर टॉय को घुमाते हुए वो पास्ट में चला गया। लेकिन उसे लग रहा था वो ड्रीम है, और ड्रीम में तो वो कुछ भी कर सकता है, उसे कोई नुकसान भी नहीं होने वाला। नशे में उसने कुछ गैंग वालों से पंगा ले लिया, उसकी वजह से पिसैंग भी मुसीबत में फंस गया। दोनों उन बदमाशों से बचने के लिए एक दूसरे का हाथ थामे भागे वहाँ से। जब यकीन हो गया कि उन लोगों का पीछा नहीं किया जा रहा तो दोनों रुक गए। पिसैंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कभी इतना फ्यूरियस भी हो सकता है। कैसे उसने उन लोगों से झगड़ा मोल लिया। कभी बोलने लगा, और नहीं तो क्या, तुमने देखा नहीं वो कैसे उस लड़की को मार रहे थे। तुम्हें पता है अगर कोई चीज तुम करना चाहो और ना करो ना उस टाइम, तो बाद में बहुत पछतावा फील होता है। कभी को बातों बातों में अब नींद आने लगे। कभी खुद ही कंफ्यूज हो गया ये ड्रीम में उसे कैसे नींद आ रही है। पिसैंग ने भी उसे वहां सोने से रोका, पर कभी को तो वैसे भी वो अपना ड्रीम लग रहा था, और वो अपने ड्रीम में कुछ भी करे इससे दूसरों को क्या फर्क पड़ता है। कभी वहीं पे लेट गया, पिसैंग भी उसके साथ ही लेट गया और बोलने लगा, कभी इतने बोल्ड हो तुम, यूनिवर्सिटी में अपना ये रूप क्यों नहीं दिखाया तुमने। इससे तुम्हें जो लोग अप्रोच करना चाहते हैं वो घबराते नहीं। कभी को इसी बात का तो पछतावा है। उसने बोला, मेरे जैसा दब्बू आदमी पर कौन ध्यान देता है, सब बस मेरी गलतियों पर नजर रखते हैं, और सबकी लाइफ एक जैसे नहीं होती ना। तुम ही देख लो कितने हॉट हो तुम, तुम्हारे आसपास कितने लोग होते हैं, तुम अकेला बिल्कुल फील नहीं करते होगे। लेकिन कवि का सोचना बिल्कुल गलत था। पिसैंग को तो भीड़ के बावजूद भी अकेला फील होता है। पिसैंग ने उसे बोला, इस हालत में तुम पारामाही से मिलने कैसे जाओगे। पर देखा कवि तो पहले सिगारेट ले रहा था। पिसैंग उसे उठाकर मेन रोड तक ले आया, टैक्सी रोकी और कवि को डिक्की में डालने लगा। कवि तुरंत जाग गया, बोलने लगा, मैं इंसान हूँ, लगेज नहीं। फिर दोनों कवि के रूम पहुँचे, पर नशे में धुत कवि को शायद ताले 3-4 दिख रहे थे, तभी तो इतनी देर तक भी वो डोर का लॉक ही नहीं खोल पाया। पिसैंग ने उसे जल्दी ताला खोलने के लिए बोला। कवि नाराज हो गया, बोलने लगा, पिसैंग तो तुमने मुझे नीचे सीढ़ियों तक ही क्यों नहीं छोड़ा, यहाँ आने की क्या जरूरत थी। सच बता, तुम मुझे छोड़ने आए हो या फिर बात कुछ और है। पिसैंग ने बोला, हाँ बात तो है, तुम क्यूट हो और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। कभी हैरान, उसने पिसैंग को डांट दिया, लेकिन पिसैंग तो बस मजाक कर रहा था, उसे टॉयलेट जाना था, इसीलिए वो कवि को डोर जल्दी खोलने के लिए बोल रहा था। डोर खुलते ही पिसैंग बाथरूम चला गया और कवि सीधे अपने बेड पर। पिसैंग बाहर आया, लेकिन देखा कवि तो खर्राटे लेने में लग गया था। पिसैंग ने बहुत ही अच्छे से उसके बैग जूते सब साइड कर दिए, उसे ब्लैंकेट उड़ाकर चला गया। अगली सुबह कवि की नींद खुली। वो हैरान था, नींद से जागने के बाद भी वो पास्ट में ही कैसे, अपने ड्रीम से वो बाहर कैसे नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं वो पास्ट में ही आ गया है। कवि को याद आया, उस टॉय को घुमाने के बाद ही वो अपने कॉलेज डेज में पहुंच गया था। उसने दोबारा टॉय को घुमाया और वो वापस 30 साल वाला कवि बन गया। कवि थोड़ा घबराया, पर धीरे धीरे उसे सारी बातें समझ आ गई। यानी कि ये क्रिस्टल बॉल वाला टॉय एक टाइम मशीन है जो उसे पास्ट में लेकर जा रही है। और इतना समझते ही कवि के फेस पर तो स्माइल आ गई, पर फिर भी कुछ डाउट्स तो थे। उसे क्लियर करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट तो बनता है। वो कहते हैं ना, सपने में अगर ऊंचाई से गिरो तो डर के मारे नींद ऐसी ही खुल जाती है। कवि ने भी यही थ्योरी अब प्रैक्टिकल करने के बारे में सोचा। चढ़ गया टेबल पर और कूद गया। लेकिन ये ड्रीम होता तभी तो नींद से जागता, ये तो रियलिटी है। नींद का तो पता नहीं, पर कवि की हड्डी पसली एक हो गई। आज शादी थी पिसैंग और पियर की। कवि रेडी हुआ, पास्ट में कुछ बदलाव करके काफी कुछ बदल दिया था उसने। कल रात वो बैचलर पार्टी में पागलों की तरह नाच रहा था। उसे पिसैंग का कॉल आया। कवि हैरान था कि पिसैंग को उसका नंबर कैसे मिला। पिसैंग उधर से चिल्लाने लगा, कवि को जल्दी शादी में आने के लिए बोलने लगा। कवि तो शाम की पार्टी में जाने का प्लान बना रहा था, पर पता चला पिसैंग के लिए तो कवि सबसे बेस्ट पर्सन है, उसे ही पिसैंग को रिंग देनी है। कवि को तो सरप्राइज पे सरप्राइज मिले जा रहे थे। उसने सोचा कुछ तो गड़बड़ हो रही है, अब इस टाइम मशीन को यूज करके अपने पास्ट को अपने हिसाब से मोड़ना है। फर्स्ट नए दोस्त बनाने हैं, सेकंड पियर को सीक्रेट परी वाला सच बताना है, और थर्ड मौका मिले तो लव कन्फ्यूजन भी हो जाएगा। यही सोचकर कवि फिर से पास्ट में चला गया और एक्साइटमेंट के साथ क्लास पहुंचा। लेकिन क्लास आते ही खाली टेबल देखकर उसे अपने पुराने वाले दिन याद आ गए। खुद को वहाँ बैठा महसूस किया उसने, और वो भी अकेला। लेकिन यही तो बदलने आया है वो। उसने तुरंत पियर यानी कि पारामाही को आवाज दी, पर पारामाही तो अपने दोस्त से बातें करने में बिजी थी। कवि ने दोबारा जोर से चिल्लाया। पारामाही भी हैरान थी, पहली बार कवि की इतनी जोर से आवाज निकली है। कवि ने तुरंत बगल वाली सीट मांग ली, उसमें बैठ गया और पियर से बातें करने की कोशिश करने लगा, पर पियर तो उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रही थी। पिसैंग क्लास आया और सबका ध्यान उसी पर चला गया। पिसैंग सीधे कवि के बगल में बैठ गया। उसने कवि से पूछा, पियर को सच बताया या फिर नहीं। पर फट्टू कवि में कहाँ इतनी हिम्मत। लेकिन उसने पिसैंग के सामने हिम्मत दिखाई, उसे डांट दिया, बोला मेरे मैटर से दूर रहो, समझे। पिसैंग भी नाराज, उसने कवि को सुना दिया, ये सीट पियर ने मेरे लिए रखे थे, तुम क्यों बैठ गए इसमें। कवि भी नाराज हो गया। उसने बोला, हाँ लगता है ये यूनिवर्सिटी तुम्हारे पेरेंट्स के है ना।
पिसेंग भी जवाब देने में एक्सपर्ट था। बोलने लगा, हम चाहे तो ये पूरी यूनिवर्सिटी को खरीद सकते हैं, पर हमारे इंटरेस्ट इसमें नहीं है। दोनों की खुसर पुसर से प्रोफेसर भी डिस्टर्ब हो गई, दोनों को डांट लग गई। कवि ने हिम्मत दिखाई, बोला क्लास के बाद पियर को सच बता दूंगा, लेकिन उसकी हिम्मत कुछ ही देर में जवाब दे गई। वो तुरंत क्लास से भाग गया, बाथरूम आया और प्रैक्टिस करने लगा कि पारामाई को सच कैसे बताना है, पर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। बाथरूम में एक और लड़का भी था, उसने कवि की बातें सुन ली। कवि तुरंत उसके पीछे चल दिया, उसे आवाज दी, मैक्स रुको, तुम अपने यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हो, फॉरेन पढ़ने के लिए जा रहे हो और मुझे बताया भी नहीं। मैक्स बोलने लगा, अब हम दोस्त नहीं हैं तो क्यों बताऊं मैं तुम्हें। कवि ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो इस डिसीजन पर पछताएगा, वो खुश नहीं होगा इसमें, पर मैक्स तो अब कवि को अपना दोस्त ही नहीं मानता, तो उसकी बातें क्यों सुने। वैसे भी अभी कौन सा वो खुश है। मैक्स तुरंत कवि को वहीं छोड़कर चला गया। कवि को डैड का मैसेज आया, वो चेकअप के लिए बैंकॉक नहीं आ रहे थे। कवि वरीड हुआ क्योंकि वो जानता था डैड ने अगर चेकअप नहीं करवाया तो क्या होगा। डैड बोलने लगे, बेटे मरने वाले को हम नहीं रोक सकते, किसी न किसी तरह उनकी मौत पक्की है। कवि दुखी हुआ, पास्ट में वो सब कुछ ठीक करने ही तो आया था, लेकिन ये पॉसिबल कहाँ है। कुछ चीजों को हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजों को तो ठीक कर सकते हैं ना। कवि ने यही सोचा और पियर को अपने दिल की बात बताकर फ्यूचर चेंज करने के बारे में उसने सोचा। पर दिमाग में आया, ये क्रिस्टल बॉल वाला टॉय है तो उसे प्रेजेंट और पास्ट में लेकर जा रहा है, और अगर ये गिफ्ट उसने पियर को दे दिया मतलब वो दोबारा ट्रेवल नहीं कर पाएगा। और ये सोचकर कवि ने वो गिफ्ट पियर को ना देने का फैसला किया। क्लास खत्म हुए। पियर जानना चाहती थी अपने सीक्रेट बडी यानी कि पिसेंग से कि उसने खाने के लिए कहाँ प्लान बनाया है, लेकिन बाकी दोस्त पिसेंग को चिढ़ाने लगे कि वो दोनों डेट पर जाने वाले हैं। पिसेंग और पियर थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए। पियर के दोस्त ने उसे मीटिंग के बारे में बताया और पियर ने पिसेंग को क्लास के बाद जगह बताने के लिए कहा। इसके बाद पिसेंग का कॉल सीधे कवि के पास पहुंचा। कॉल रिसीव करते ही कवि को पिसेंग की चीख सुनाई दी, कहाँ हो तुम कवि, तुमने कहा था क्लास के बाद पियर को सच बताओगे और तुम भाग गए। फट्टू कवि में अब और हिम्मत नहीं बची थी, उसने कॉल कट कर दिया। पिसेंग तो सीधे उसके रूम पहुंच गया, डोर नॉक किया, पर जब कोई रिस्पांस नहीं आया तो सोचा डोर ही तोड़ दिया जाए, लेकिन चलो उसके लात मारने से पहले ही कवि ने दरवाजा खोल दिया। पिसेंग अंदर आकर चिल्लाने लगा, कवि तुम्ही ने पहले पियर को सीक्रेट बडी का सच बताने के लिए बिग इशू बनाया और अब तुम खुद ही भाग गए, चलो अभी उसे सच बताओ। पर कवि ने अपना मूड बदल लिया। पिसेंग को ही पियर का सीक्रेट बर्थडे बनने के लिए कहा और अपने ब्लैंकेट के अंदर घुस गया। पिसेंग भी जिद्दी था, वो वहीं खड़ा हो गया, कवि पर चिल्लाने लगा और आखिरकार कवि के मुंह से सच बाहर आ ही गया। बोलने लगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गिफ्ट कैसे खरीदूंगा और बिना गिफ्ट के मैं पियर को सच कैसे बताऊंगा। पिसेंग ने वो क्रिस्टल बॉल उसे दिखाया, बोला कवि दोस्त कभी भी गिफ्ट को जज नहीं करते, वो कॉस्टली है या फिर सस्ता सब बराबर होता है। लेकिन कवि का मानना था, पिसेंग तुम ऐसा इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि लोग तुम्हें जज नहीं करते, तुम रिच हो, हैंडसम हो, कूल हो, अगर तुमने मिट्टी उठाकर किसी को गिफ्ट दिया ना तो भी सब एक्सेप्ट कर लेंगे, और यही चीज अगर मैं करूंगा तो सब मुझे जज करेंगे। पिसेंग उसकी बातों से नाराज हुआ, बोलने लगा, कवि मैंने कभी किसी को तुम्हें जज करते नहीं देखा, बल्कि तुम ही लोगों को जज करते रहते हो। तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं, और उस दिन जब तुमने मुझसे बात करने की हिम्मत की तो मुझे अच्छा लगा, तुम्हें और जानना चाहता था मैं। तुम्हें देखा उदास हो तो दोस्त होने के नाते हेल्प करने चला आया, पर तुम तो दोस्त बनाना ही नहीं चाहते। कवि को तो पता ही नहीं था दोस्त इतनी आसानी से बन जाते हैं। पिसेंग कुछ ज्यादा ही नाराज हुआ। उसने जब देखा कवि अपने बेट को छोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है तो वो खुद ही पियर का सीक्रेट बडी बनने चला। कवि को होश आया, फ्यूचर में पिसेंग और पियर का शादी का कार्ड याद आ गया उसे, और यही चीज तो वो बदलने आया था, क्योंकि पिसेंग अगर पियर का सीक्रेट बडी बन गया मतलब फ्यूचर में नो चेंज। वो तुरंत पिसेंग के पीछे भागा और बड़ी हिम्मत करके पिसेंग को बताया कि वो पियर को लाइक करता है। पिसेंग हैरान हुआ। कवि आगे बोलने लगा, हाँ अब जबकि हम दोनों क्लोज फ्रेंड बन गए हैं तो मैं तुम्हें सच बता देना चाहता हूँ। अब जब तुम्हें सच पता चल ही गया है तो मेरे रास्ते से हट जाओ। दोस्त तो एक दूसरे की मदद करते हैं ना, तो मुझे और पियर को एक होने दो। पिसेंग हंसने लगा, बोला, मुझे पीछे हटने की क्या जरूरत है, मैं पियर को थोड़ी लाइक करता हूँ और ना ही मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स है। लेकिन कभी तो फ्यूचर जानता था ना, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि अगर पिसेंग पियर से प्यार नहीं करता तो फिर उनकी शादी कैसे हो रही है। कवि ने डिसाइड किया कि वो सीक्रेट बडी वाली बात पियर को आज ही बताएगा। बस पिसेंग का काम तो यही खत्म हुआ, वो जाने लगा। लेकिन अभी अभी तो कवि ने उसे अपना इकलौता दोस्त बनाया था, और दोस्त तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक यही थ्योरी कवि ने पिसेंग को चिपका दी। बोला, मेरे पास गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो कुछ पैसे दे दो। पिसेंग सीधे उसे शॉपिंग के लिए ले आया।
एक कड़ा कवि को बहुत पसंद आया। उसने पिसेंग से खरीदवा लिए और कभी अगर लॉटरी लग गई उसके तो पिसेंग के पैसे वो चुका देगा। पिसेंग बोलने लगा, पिछली बार जब मैंने किसी पर इतने पैसे इन्वेस्ट किए थे तब मुझे बहुत कुछ मिला था। कवि पूछने लगा, क्या चाहिए तुम्हें? पिसेंग तो उसे देखकर बस स्माइल करने लगा। कवि को डाउट हुआ, वो तुरंत भागने लगा। पिसेंग को हंसी आ गया। बोला, कवि अभी तक तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। ठीक है, लॉटरी जीतने के बाद पैसे वापस कर देना। पिसेंग ने पियर से मिलने के लिए पहले ही खाने के टेबल बुक करवा दिए थे। कवि तो सरप्राइज हो गया, सोचा नहीं था दोस्त इतने काम के साबित होते हैं। पिसेंग ने उसे बताया, कभी बीच में मैं किसी बहाने से निकल जाऊंगा, तब तुम और पियर प्राइवेटली बात करना, ठीक है? आइडिया सही था, पर मीटिंग के लिए अभी टाइम था। पिसेंग ने पूछा कि टाइम पास के लिए उसे कुछ करना है क्या? कवि को आइडिया आया। दोनों क्लाउन बूथ पर आए। कवि ने पहले अपनी किस्मत ट्राई की और वो जीत भी गया, लेकिन पिसेंग ने उसे सच्चाई से रूबरू करवा दिया कि कॉइन के दोनों साइड एक ही हैं। कवि ने भी कॉइन डाले और एक क्यूट सा कछुआ निकालने की कोशिश करने लगा, और फूटी किस्मत, कछुआ का एक पीठ भी हाथ नहीं आया। कवि का एक कॉइन तो बर्बाद हो गया। वो पिसेंग से दूसरा कॉइन मांगने लगा। पिसेंग परेशान हो गया। उसे मालूम था कवि टॉय तो नहीं ले पाएगा, बस उसके कॉइन बर्बाद कर रहा है। उसने लंबा चौड़ा लेक्चर कवि को दे दिया। उसे समझाया, ये बस ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। लेकिन बगल में एक लड़की का टॉय निकल गया। पिसेंग तो बुरा फंसा, पर फिर भी कवि को वो जबरदस्ती वहाँ से बाहर ले आया। दोनों रेस्टोरेंट में आए। कवि तो पहली बार ऐसे प्लेस पर गया था। 30 साल के सफर में इस जगह के आसपास भी वो नहीं भटका था। उसे देखकर ही लोग समझ जाते हैं कि वो एक न्यू बाई है। उसने पिसेंग से पूछा, क्या तुम हमेशा इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हो? पिसेंग ने बताया, कभी कभी आता हूँ जब मन करता है। पियर आई। पिसेंग ने बताया, कवि को भी इनवाइट किया है मैंने। आई होप तुम माइंड नहीं करोगी। पियर बिल्कुल नॉर्मल थी। उसे अच्छा लगा कि कवि भी वहाँ है, पर वो समझ नहीं पाई कि ये दोनों क्लोज कब आ गए। पिसेंग के पास इसका जवाब था। बताया, जिस बार में मैं काम करता हूँ वहाँ ये कल रात ड्रंक हो गया था। मैंने ही उसे संभाला और हम दोनों दोस्त बन गए। पियर तो और ज्यादा सरप्राइज हो गई कि कवि पीता भी है। उसने बिल्कुल भी ये शो नहीं किया कि कवि वहाँ थर्ड व्हील की तरह है। कवि को यही बात तो पियर की अच्छी लगती है। वो वियर्ड सिचुएशन में भी सबसे अच्छे से पेश आती है। कवि सोचने लगा, उसे बिल्कुल सही पर्सन से प्यार हुआ है। कवि इसी ख्यालों में डूबा था। पिसेंग उसे होश में लाया और सीक्रेट बडी का सच बताने के लिए कहा। कवि ने थोड़ी हिम्मत की और सच बता दिया। पियर, मुझे तुम्हें सच बताना है। एक्चुअली तुम्हारा सीक्रेट बडी पिसेंग नहीं बल्कि मैं हूँ। वो तो रिवील होने के साथ मुझे कुछ काम था, इसीलिए मैं नहीं आ पाया और पिसेंग आगे आया। मेरा कोई बुरा इंटेंशन नहीं था इसमें। प्लीज तुम नाराज मत होना। पिसेंग ने भी इस बात में कवि का साथ दिया। पियर को थोड़ा बुरा लगा, पर वो वियर्ड सिचुएशन में भी सबसे अच्छे से पेश आना जानती थी। उसने इस बात को बिल्कुल भी माइंड नहीं किया। कवि ने वो गिफ्ट पियर को दिए। पियर को गिफ्ट पसंद आया। पिसेंग भी बहाना बनाकर वहाँ से चला गया। कवि और पियर एक दूसरे से बातें करने लगे। कवि को काफी अच्छा महसूस हुआ। उसे खुशी हुई कि चलो फ्यूचर में कुछ तो बदलाव आए होंगे। यही सोचकर उसने क्रिस्टल बॉल वाला टॉय घुमाया, लेकिन सो सैड, सिचुएशन वैसा का वैसा ही था। पिसेंग और पियर की शादी थी और कवि वहीं जाने के लिए रेडी हुआ था। कवि काफी उदास हो गया। तभी किसी ने डोर नॉक किया। दरवाजा खोला तो सामने पिसेंग खड़ा था। कवि हैरान, बोला, पिसेंग यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अपनी शादी में क्यों नहीं हो? और तुमने पी रखी है? पिसेंग की हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। कवि को भी ये बदलाव समझ नहीं आए, लेकिन एक झटके में उसके दिमाग के सारे तार ढीले हो गए क्योंकि पिसेंग ने उसे किस कर दिया। अब सिचुएशन ने क्या मोड़ ले लिया ये कवि भी नहीं समझ पा रहा था। वो भी कंफ्यूज हो गया कि उससे गलती क्या हुई जो ये बदलाव नजर आ रहे हैं। पिसेंग भी उस दिन पियर और कवि को अकेला छोड़कर क्लाउन बॉक्स से वो कछुआ उठाने गया था, लेकिन उसकी स्मार्टनेस शायद कछुए को पसंद नहीं आई। वो हाथ ही नहीं लगा। इसी कोशिश में पिसेंग ने बहुत सारे कॉइन बर्बाद कर दिए, पर कछुआ बाहर नहीं आया। और पिसेंग ने उस छोटे से कछुए के लिए इतने कॉइन क्यों बर्बाद किए ये भी हमें आगे के एपिसोड में पता चल ही जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।